नमस्कार। इस वक्त के उत्तराखंड के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी से आ रही बड़ी खबर की। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आएंगे सिलक्यारा। रविवार दोपहर 12:45 पर पहुंचेंगे सिलक्यारा टनल। करीब 1 घंटे राहत और बचाव काम का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। नितिन गडकरी कल सिलक्यारा पहुंचेंगे। कल नितिन गडकरी वहां पर पहुंचेंगे। करीब 1 घंटे बचाव कार्य वहां पर देखेंगे। दीपांकर भट्ट हमारे से होगी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपांकर, लगातार रणनीति बदली जा रही है, अब ऐसे में नितिन गडकरी भी कल पहुंचेंगे, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल अनुपम, जो मुख्यमंत्री ऑफिस के सूत्रों के हवाले से खबर है और ये तय कार्यक्रम है लगभग कि कल दोपहर 12:45 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सिलक्यारा पहुंचेंगे। 1 घंटे दोनों नेता वहां पर रहेंगे, मुख्यमंत्री भी और नितिन गडकरी भी। और क्या वहां पर राहत बचाव का काम किस तरीके से चल रहा है, कैसे एजेंसी काम कर रही है। खास बात यह कि एनएच से जुड़ा ये प्रोजेक्ट है, गंगोत्री यमुनोत्री को हाईवे को जोड़ने वाला ये प्रोजेक्ट है और ऐसे में एनएच की जो एजेंसीज हैं उनका वहां पर किस तरीके से भी काम चल रहा है, राहत बचाव में आगे क्या कुछ किए जाने की जरूरत है। आज पीएमओ के अधिकारी भी वहां पर पहुंचे थे और कल खुद देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी वहां पर पहुंचने वाले थे। जिस तरह का ये पूरी घटना है और जिस तरह अभी भी 41 मजदूरों की जान वहां पर सासत में है, तो ऐसे में कल एक अहम दिन, रविवार का दिन, और उसमें दोनों मुख्यमंत्री भी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचने वाले हैं। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से दोनों नेता एक साथ वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद 1 घंटे के मौके मुआयने के बाद वो फिर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट वापस लौटेंगे। जी सबसे महत्वपूर्ण बात यह, इससे पहले वीके सिंह भी वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद अब नितिन गडकरी वहां पर आ रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 41 मजदूरों की जान को बचाना है, उसके लिए अब तक क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल अनुपम, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि 12 तारीख से ये घटना यहाँ पर घटी, मजदूर वहां फंसे हुए हैं और अब उनको निकालने की जो कवायद है वो एजेंसीज की तरफ से, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में पीएमओ की लगातार से मॉनिटरिंग हो रही है और किस तरीके से उन 41 मजदूरों की जान बचाई जा सके, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और क्योंकि केंद्रीय परिवहन मंत्री खुद यहाँ पर आ रहे हैं, इस बात की गंभीरता को समझा जा सकता है कि मसला कितना गंभीर है। शायद बाकी एजेंसीज जो वहां पर काम कर रही हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जाए, कैसे वहां पर टनल के लिए बाकी ऑप्शन ओपन किए जाए, उस सब को जब केंद्रीय मंत्री खुद वहां पर पहुंचेंगे और खुद मुख्यमंत्री का ये दूसरा दौरा वहां पर होने वाला है, तो उम्मीद ये जरूर की जानी चाहिए कि जल्द से इसमें राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूरों को 7 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मगर राहत कहीं से नहीं है। अब और हफ्ते भर के बाद रणनीति बदली गई है। अब 4 जगहों से बोरिंग यानी कि खुदाई होगी, जिससे कि मजदूरों के पास तक पहुंचा जा सके। टनल का शुरुआती पॉइंट जहां पर अब तक बोरिंग हो रही थी, वहां से भी बोरिंग होगी। साथ ही साथ टनल के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर से भी बोरिंग होगी, यानी कि वर्टिकल बोरिंग होगी। और टनल का एंड पॉइंट जो कि टनल के दूसरे छोर पर है, वहां से भी बोरिंग होगी और साथ ही साथ एंड पॉइंट के ऊपर से भी वर्टिकल बोरिंग होगी। चारों जगह से एक साथ बोरिंग के बाद मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश होगी। चारों एस्केप टनल पर एक साथ काम शुरू होगा। इसके लिए रेलवे, सतलुज जल विद्युत निगम और ओएनजीसी की टीमें जुटी हुई हैं और वर्टिकल बोरिंग के लिए पहले टनल के ऊपर पहुंचने के लिए रोड बनाई जा रही है। रोड बनाने का काम शुरू हो गया है और पूरे मामले को पीएमओ की तरफ से अपने हाथ में लिया गया है और पीएमओ के अधिकारी भी आज दिन भर साइट पर मौजूद रहे। तो बरकोट की तरफ से भी, सिलक्यारा की तरफ से भी, वर्टिकल भी, परपेंडिकुलर भी 5 प्लान्स जो है हमने बनाए हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं 2 प्लान्स के एग्जीक्यूशन का काम साइट पर एक्सेस देने के लिए ऑलरेडी शुरू हो चुका है। प्रयास यही रहेगा कि समय लूज करने से पहले हम लोग जो मदद जल्दी पहुंचा सकते हैं वो पहुंचा दें। प्लान सी के तहत अब वर्टिकल बोरिंग के जरिए सुरंग में फंसे श्रमिकों तक पहुंचा जाएगा। ये वर्टिकल बोरिंग 2 स्थानों से होगी, एक तो टनल के स्टार्टिंग पॉइंट से और दूसरा टनल के एंडिंग पॉइंट से। टनल के स्टार्टिंग पॉइंट पर ठीक पहाड़ी पर, टनल के ठीक ऊपर जंगल में हम अभी मौजूद हैं। आप ठीक नीचे देख सकते हैं जहां पर
जो सर्वे टीम है उसके लोग वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ से सर्वे किया जा रहा है। यहीं से दो वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, एक 24 इंच की और दूसरा 1.2 मीटर डाया की यहाँ से बोरिंग की जाएगी, ठीक 90 मीटर नीचे ज़मीन के अंदर तक। इस पॉइंट से 90 मीटर की डेप्थ में वो सुरंग है जहां पर श्रमिक फंसे हुए हैं। पहली जो 24 इंच की जो एस्केप टनल होगी, जो बोरिंग होगी, उससे फूड मटेरियल श्रमिकों तक पहुंचाया जाएगा और इसके साथ साथ जो 1.2 मीटर डाया की जो एस्केप टनल होगी उससे उनको सकुशल रेस्क्यू किया जाएगा। 90 मीटर कुल इसकी डेप्थ है। इसके साथ ही ठीक आप देख सकते हैं इस पेड़ पे जो ये मार्किंग है, ये मार्किंग इसीलिए की गई है कि इस स्थान से बोरिंग की जानी है। ये पहाड़ी का एक हिस्सा है, तो पहाड़ी के दूसरे हिस्से से भी यहाँ से करीब एक हॉरिजेंटल टनल यहाँ से भी बनाई जाएगी। जो एस्केप टनल है इस हिस्से से भी बनाई जाएगी। आप ठीक नीचे देख रहे हैं कि वहाँ पर जेसीबी मशीनें सड़क बनाने का काम कर रही हैं जंगल में। यहाँ से वो उस पॉइंट तक सड़क बनाएंगी जहाँ से हॉरिजेंटल टनल जानी है। यहाँ से एक हॉरिजेंटल टनल बनाई जाएगी, एस्केप टनल बनाई जाएगी, जिसकी डिस्टेंस होगी करीब 170 मीटर। ये 170 मीटर बोरिंग करते हुए जब हम ज़मीन के अंदर आगे बढ़ेंगे तो ठीक उस पॉइंट पर पहुँचेंगे जहाँ पर पहले ही टनल ज़मीन के अंदर खुदी हुई है, जहाँ श्रमिक फंसे हुए हैं। तो एक तरह से 3 जगह से ये बोरिंग होगी और टनल का जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ पर भी इसी तरह की वर्टिकल बोरिंग की जाएगी। उसका काम सौंपा गया है ONGC को। अलग अलग एजेंसियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि जो काम है उसमें बिना रुके तेजी आ सके। यहाँ पर जो बोरिंग होनी है वो बोरिंग करेगा रेलवे विकास निगम। इसके साथ साथ जो दूसरी बोरिंग होनी है उसका काम करेगा सतलुज जल विद्युत निगम। तो यहाँ पर तेज गति से अब काम की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए यहाँ पर पेड़ों का कटान भी होगा, तो इस पहाड़ी पर सड़क बनाने के काम भी तेज गति से शुरू कर दिया गया है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू कर रही अमेरिकन ऑगर मशीन ने कल से ही काम करना बंद कर दिया है और कहा जा रहा है कि मशीन खराब हो गई है। इससे पहले एक और मशीन ने काम करना बंद किया था। अब बल्मे में ड्रीसिंग के लिए इंदौर से नई बोरिंग मशीन लाई गई है जो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरी है और उसको अब ट्रकों के जरिए लाया जा रहा है और मशीन के कुछ पार्ट्स रेस्क्यू साइट पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा में टनल में फंसे श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही दिक्कतों से निपटने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं। टनल ऑपरेशन का आज 7वां दिन है। टनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी लगातार बचाव अभियान का अपडेट लिया जा रहा है। सीएम ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि टनल में फंसे सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में सभी काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद कर दिए गए हैं। बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। ठीक 3:33 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद हुए हैं। पूरे विधि विधान से बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए गए हैं। इससे पहले पिछले कई दिन से बद्रीनाथ के कपाट बंद करने की प्रक्रिया चल रही थी और आज भी सुबह से ही भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद करने के विधि विधान चल रहे थे और दोपहर 3:33 पर ठीक मुहूर्त पर बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। अब अगले 6 महीने भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद रहेंगे। आखिरी दिन सबसे पहले माता लक्ष्मी को गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। उसके बाद उद्धव और कुबेर की डोली और मूर्ति गर्भगृह से बाहर आई, जिसके बाद दक्षिण द्वार से कुबेर भगवान मामड़ी गांव के लिए रवाना हुए, जहां आज कुबेर भगवान रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं उद्धव और भगवान गरुड़ और आदि गुरु शंकराचार्य की डोली मंदिर परिसर में रावल निवास पर विराजमान की गई। इस बार बद्रीनाथ यात्रा में 18,40,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे हुए हैं और सभी ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में पहली बार यात्रियों का भारी जमावड़ा देखा गया। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की व्यवस्था और सरकार के प्रयास भी सार्थक दिखाई दिए। बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होते ही उत्तराखंड में चारों धाम की यात्रा भी संपन्न हो गई है। धाम जी के कपाट भी जो परंपराएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, उनके अनुरूप आज
श्रद्धालुओं के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर के हम कहें तो इस वर्ष जो हमारी चारधाम यात्रा रही है, एक ऐतिहासिक कीर्तिमान यात्रा ने स्थापित किया है। प्राचीन काल से और भगवान बद्रीश्वर की पूजा का जो इतिहास है वो 6 मास तक मनुष्यों के द्वारा पूजित होते हैं और 6 मास भगवान देवताओं के द्वारा पूजित होते हैं। उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आज मनुष्यों के पूजा काल का समय संपूर्ण हुआ और तदनंतर आज 3:33 पर देवताओं का पूजा काल प्रारंभ हो चुका। भगवान की पूजा बहुत विधि विधान से संपन्न हुई। हम लोग स्वयं वहां पर उपस्थित रह करके समस्त पूजाओं का दर्शन किए। भगवान का पुष्प श्रृंगार किया गया। उसके बाद फिर जो पटबंध करते समय की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की गई और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो ये होता है कि हमारे मनुष्यों की ओर से पूजा जिनके द्वारा की जाती है, प्रतिनिधि रावल जी, उनके द्वारा नारद जी को पूजा का भार सौंपा गया। बद्रीनाथ धाम में स्वामी गोविंदाचार्य ने शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का विरोध किया। इस दौरान गोविंदाचार्य ने शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद को फर्जी शंकराचार्य बताया। इस दौरान मंदिर परिसर में भारी हंगामा भी हुआ और मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम भी पहुंची और बमुश्किल मामले को शांत कराया गया। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद गंगोत्री धाम के गंगाजल से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक होगा। गंगोत्री धाम के रावल गंगा कलश यात्रा लेकर हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने यात्रा का भव्य स्वागत किया और मां मनसा देवी चरण पादुका मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यात्रा अपने अगले पड़ाव के लिए हरिद्वार से रवाना हो गई। हरिद्वार से भी गंगाजल भरकर एक विशाल कलश में डाला गया। गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश ने बताया कि इस बार उनके द्वारा एक खास कलश बनाया गया है जिसमें 1100 लीटर गंगाजल भरा गया है। कई पड़ावों से होते हुए यात्रा 27 नवंबर को नेपाल पहुंचेगी और वहां इसी गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। पूर्व काल से हमारे रावल जी पैदल भगवान पशुपतिनाथ को जल दे के जाते थे। 2000 से हम जब इस पीठ पे आए तो गंगा जी ने, भगवान पशुपतिनाथ ने प्रेरणा करी और हम इस यात्रा को करते करते आज ये 2023वीं यात्रा है जो कि अपने आप में ऐतिहासिक होने जा रही है। हमारे जो रावल जी है ये जल लेके आए हैं और इस बार जो है ये जल जो है 1100 लीटर है, बहुत बड़ा कलश है और इस समय ये माना गया है कि भारत का नहीं अभी इसमें पूरे विश्व का सबसे बड़ा कलश जो है जो यहाँ से नेपाल पशुपतिनाथ में जाएगा और भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक होगा। तो हमारे रावल जी आए हैं, मैं अपनी ओर से इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अपने SC/ST सम्मेलन का समय बदल दिया है और अब यह सम्मेलन दिसंबर में होंगे। राज्य के 18 लाख से ज्यादा लोगों के लिए इसे बीजेपी का नया दांव माना जा रहा है। हालांकि सम्मेलन में लोगों को लाना बड़ा लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव को फतेह करने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है। पांचों लोकसभा सीट में बीजेपी ने 70% वोट शेयर का टारगेट लिया है, जिसके लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब बीजेपी मंडल स्तर पर अपने SC/ST सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें SC/ST वर्ग को लाना बीजेपी नेताओं के लिए बड़ा चैलेंज होगा। इस प्रकार के सम्मेलनों के माध्यम से मुझे लगता है कि वो और अधिक जो है भारतीय जनता पार्टी से भी, सरकार से भी जुड़ने का काम सिद्ध होगा और उनको ये अवगत भी कराया जाएगा कि किस प्रकार से सरकार प्रतिबद्धता के साथ में आपके कल्याण के लिए काम कर रही है और निश्चित रूप से जो उससे लाभार्थी होंगे वो तो जुड़ेंगे, साथ ही जो अन्य लोग हैं उन तक भी और जानकारियां पहुंचेंगी। मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। वहीं कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि SC/ST सम्मेलन में भीड़ जुटाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भीड़ वोटों में तब्दील नहीं होने वाली। बीजेपी नेताओं ने SC/ST वर्ग को सिर्फ वोट के तौर पर ही देखा और इस्तेमाल किया है। आज इलेक्शन है तो ये चाहते हैं कि सम्मेलन करके उन लुभाने वाले वादे करें और इलेक्शन जीत के फिर भूल जाए।
तो हम लोग इसका विरोध करेंगे और हम घर घर जाकर लोगों को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या वादा किया था और किस वादे पे खरी नहीं उतरी है, और जितनी भी योजनाएं थी इन्होंने ऐसा नियमावली कर दी है जिसको लोगों को पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इन सम्मेलनों का कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के नेताओं की धड़कनें भी इन सम्मेलनों को लेकर बढ़ी हुई हैं। कैसे SC/ST वर्ग को इन सम्मेलनों से जोड़ा जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। वर्ल्ड कप में भारत की जीत को लेकर जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान होने लगे हैं। इसी कड़ी में ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में भी स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने परमार्थ निकेतन के ऋषि कुमारों के साथ मिलकर यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ में आहुतियां डाल। देहरादून में उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का तीसरा दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें 36 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल और 32 स्टूडेंट को PhD डिग्री अवार्ड की गई। इस मौके पर गवर्नर गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया में युवाओं के लिए कई मौके हैं, उन्हें ईमानदारी से आगे बढ़ना है। गवर्नर गुरमीत सिंह ने यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति जितेंद्र जोशी की आत्मकथा धैर्य पथ के अंग्रेजी संस्करण का भी विमोचन किया। और मुझे बहुत खुशी है कि इस यूनिवर्सिटी ने हमारे समाज का सबसे बड़ा ध्यान रखा है। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो 36 करोड़ की स्कॉलरशिप दी गई है। करीबन हमारे 36 PhD थे जिनको महामहिम जी ने उपाधि दी और 32 PhD वो गोल्ड मेडलिस्ट थे उनको दिए, और बच्चे बड़े खुश हैं जिनको आज मिली है। ज़्यादातर बेटियां हैं उसमें। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी नैनीताल में हैं। शनिवार को उनकी पत्नी ने दोस्तों के साथ सरोवर नगरी की नैनी झील में बोटिंग का लुत्फ उठाया। धोनी की पत्नी साक्षी दोस्तों के साथ नैना देवी के पास बोट स्टैंड पहुंची, जिसके बाद सभी नियमों का पालन करते हुए नाव का लुत्फ उठाया गया और यहां की प्राकृतिक सौंदर्य से साक्षी खुश नजर आईं। हालांकि इस दौरान मीडिया से बातचीत करने से साक्षी धोनी ने मना कर दिया। वहीं महेंद्र सिंह धोनी इस दौरान होटल में ही रहे। नैनीताल ने शनिवार को 182 साल पूरे कर लिए हैं। शहर को साल 1823 में अंग्रेज अधिकारी ट्रेल ने खोजा तो था, लेकिन 1841 को अंग्रेज व्यापारी पीटर बैरन ने इसे दुनिया के सामने रखा। आज भी 18 नवंबर को सरोवर नगरी में सेलिब्रेट किया जाता है। नैनीताल में कुछ इस अंदाज में 18 नवंबर के दिन को सेलिब्रेट किया गया। मौका था नैनीताल के बर्थडे का। इस मौके पर कई केक काटे गए। और एक दूसरे को केक खिलाकर इस दिन को यादगार बनाया गया। स्वर्गीय दीपक बिष्ट ने सालों पहले इसकी शुरुआत की थी और पूरे नैनीताल ने शनिवार को उनकी यादों में हैप्पी बर्थडे नैनीताल कहा। मेरे हस्बैंड ना इस कार्य में बहुत आगे थे। उनका यही सपना था कि मैं नैनीताल के लिए बहुत काम करूं। उन्होंने बहुत काम भी किया नैनीताल के लिए, लेकिन उनकी किस्मत खराब की उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूं, मैं उनके हर काम को आगे बढ़ाऊंगी। इस नैनीताल जन्म दिवस को हमेशा मनाते रहूंगी। नैनीताल शहर कई उतार चढ़ाव झेल चुका है। वहीं अब सरोवर नगरी को बचाने की चुनौतियां भी खड़ी है। साल 1841 में पीटर बैरन के आने के बाद यहाँ निर्माण हुआ और तब से 2 बार नैनीताल शहर भूस्खलन भी झेल चुका है। हालांकि इसके बाद भी शहर कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया, जिससे अब सरोवर नगरी को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई। इस समय जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है नैनीताल बचाओ एक जन आंदोलन होना चाहिए, और जब तक जन आंदोलन नहीं होगा तब तक ये शहर नहीं बच सकता। सरोवर नगरी नैनीताल ने शनिवार को 182 साल के सफर का जश्न मनाया, लेकिन जरूरी ये भी है कि शहर को बचाने के लिए सभी को जिम्मेदार होना होगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।
रुक रहे हैं यहां पर एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।